नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल इजी सिलेक्शन में। आज बहुत सारे 2-3 दिन से कमेंट आ रहे हैं कि हमारा पढ़ने का जो शेड्यूल है वो फिक्स नहीं हो पा रहा है। टाइम मैनेजमेंट के साथ जो पढ़ रही है वो उसके लिए टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, और जो पढ़ रही है, जो आगे आगे जैसे जैसे चल रहे हैं और पीछे पीछे वैसे भी जो भी पढ़ रहे हैं वो बोलते जा रहे हैं। अब वैसा क्यों लग रहा है? उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आप पूरी तरह से वैकेंसी के प्रति लगाव नहीं है आपका। जब तक आपका पूर्ण रूप से लगाव नहीं होगा, अब लगाव कब होगा? जब वैकेंसी आ जाएगी, उसी दिन से आप उसके पीछे टूट पड़ोगे। अब जो अभी जैसे चल रहा है ना, उसको अच्छा करने की कोशिश के लिए एक ये छोटा सा वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। 100% अगर फॉलो करोगे तो आपको बहुत बहुत अच्छा फ़ायदा होने वाला है, बेनिफिट होने वाला है। अब जैसे आप इस वीडियो में ये देखेंगे कि एक तैयारी के दौरान, एक तैयारी आप करते हो, जब भी आप तैयारी करते हो उस तैयारी के दौरान क्या होना चाहिए? आपका जो टाइम मैनेजमेंट है, जो समय है, उस टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। स्पेशली मैं बात करूंगा सेकंड ग्रेड साइंस वालों के लिए, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट बहुत कम होते हैं। बाकी आर्ट्स वाले जो होते हैं उनके सब्जेक्ट अधिक अलग होते हैं, वो अलग तरीके से पढ़ते हैं। लेकिन एक साइंस वाले के लिए सेकंड ग्रेड के अंदर सिलेक्शन लेना बहुत ईजी है। लास्ट में मैं बताऊँगा कि मैंने अपना सिलेक्शन, मैंने पहले भी बता रखा है कि मेरा सिलेक्शन बहुत इजी हुआ है। मैंने इतनी मेहनत नहीं की, मैंने इतना मैटर नहीं पढ़ा, मैंने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली, लेकिन फिर भी मेरा सिलेक्शन हुआ है। मेरी रणनीति बेहतर थी, मेरा टाइम मैनेजमेंट अच्छा था, मैं खुद से मोटिव था, मैं डीमोटिव तैयारी के दौरान कभी नहीं हुआ। तो आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले तो ये रखना है कि डीमोटिव अपने को तो होना ही नहीं है। क्यों होना है? मारवाड़ी में एक कहावत है कि भाई सास रे जावेला तो रोती जावेला तो ही जानो है, हंसती जावेला तो ही जानो है। अपो ने तो तैयारी करनी है, तो रोता करोला तो ही करनी है, हंसता हंसता करोला तो ही करनी है। तो सबसे बेटर यही है कि हमेशा खुद से मोटिव रहिए और अपने माता पिता के आंखों में एक बार झांक कर देखना है, उनकी आंखों के सामने देख कर तैयारी करना कि इनकी भी आंखों में क्या है, एक सपना है कि हमारा बेटा एक दिन नौकरी लगेगा या हमारी बेटी नौकरी लगेगी। तो उन्हीं के लिए आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले सेकंड ग्रेड साइंस के लिए मैं बताऊंगा कि आपके लिए एक बेहतर रणनीति किस प्रकार हो सकती है। तो आज मैं बात करूंगा कि वे स्टूडेंट अलग अलग प्रकार के स्टूडेंट के बारे में आज एक बड़ा वीडियो ज़रूर होगा, लेकिन मैं बात पूरी बता के जाऊँगा और लास्ट तक इस वीडियो में आप बने रहना। पूरा वीडियो देखना, 100% आप अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद में अंत तक बने रहना। तो पहले बात कर रहा हूँ कि वे स्टूडेंट जिनका मैटर तैयार पड़ा है, बिल्कुल उन्होंने कोचिंग कर ली है या फिर उन्होंने क्या कर दिया है, अपने खुद के नोट्स बना के एक जगह मैटर कर लिया है। अब एक जगह का मतलब, जैसे अब यहाँ मैंने लिखा है PCB, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, यहाँ बायोलॉजी और बॉटनी और जूलॉजी दोनों अलग हो जाती है। फिर आता है टीचिंग मेथड और फिर आता है GK। ये सारा मैटर अगर आपका एक जगह है, अब इसमें भी वापस 2 तरह के स्टूडेंट आते हैं। इनके लिए एक बेहतरीन शेड्यूल लेकर आया हूँ आज। अब इसमें भी वापस 2 तरह के स्टूडेंट आते हैं। कौन? जो एक टेस्ट सीरीज़ के शेड्यूल के अकॉर्डिंग लेके अपनी तैयारी को रखना चाहते हैं, और दूसरी वो है कि कोई टेस्ट सीरीज, जैसे कोई मेरे जैसे भी हो सकते हैं कि बिना टेस्ट सीरीज़ के अपन PYQ के चलेंगे। तो उनके लिए भी मैं बता रहा हूँ। मेरा मकसद नहीं है कि आपको मैं मेरी टेस्ट सीरीज़ परचेज करवाऊँ, मेरा मकसद है कि आपका सिलेक्शन हो, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। और इतना विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे तो बहुत बार आपका सिलेबस रिवाइज करवा दूंगा और NCERT और RBSE को पूरा का पूरा विश्लेषण करके आपके सामने क्वेश्चन के माध्यम से रख दूंगा। ये मेरी गारंटी है। अब जो विद्यार्थी टेस्ट सीरीज़ के साथ अपना शेड्यूल लेकर चलना चाहते हैं, अपना मैटर एक जगह है, वे सबसे पहले सुने कि उनको क्या करना है। सबसे पहले उनको क्या करना है, आपकी सब्जेक्ट, जैसे आपको फिजिक्स तो पढ़नी है, मैं फिजिक्स का भी एक बार लिख देता हूँ कि आपको फिजिक्स अगर आप पढ़ते हैं ना, पढ़ने वाले उनके लिए भी लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आप उठते हैं, मैं बताता हूँ, मैं लगभग 4 बजे उठ जाता था और 4:30 मेरी किताब मेरे हाथ के अंदर होती थी, मैं पढ़ने बैठता था। तो 4 बजे जैसे मैं उठता था तो सबसे पहले मैं मेरी एक सब्जेक्ट लेता था
केमिस्ट्री लेता था, मुझे इजी लगती थी क्योंकि वहाँ जो मेरा इजी सब्जेक्ट था मैंने उसको और बेटर करने की कोशिश की और लगभग मेरे 34-35 क्वेश्चन शायद मेरे केमिस्ट्री के अंदर राइट थे। तो वहाँ पर मेरा जो टारगेट था कि मैं लगभग सुबह जब उठता था यहाँ से लेकर 7:30 से लेकर लगभग 3 से लेकर 3.5 घंटे, मतलब 4 घंटे आप मान के चलो, 4 घंटे आपको क्या पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है। अगर आपका मैटर आपके पास तैयार है तो केमिस्ट्री का जो आपको टेस्ट के अंदर शेड्यूल दिया जाता है उस शेड्यूल को अकॉर्डिंग आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़नी है। उस केमिस्ट्री को पढ़ने के बाद में आपके पास कोई PYQ होंगे। अब PYQ या तो कहाँ से हो सकते हैं, जैसे अपनी एक इजी सिलेक्शन और राजकीर्ति पब्लिकेशन से केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की जो पुराने सालों के पेपर है वो बुक आई हुई है, वहाँ से आपका मैटर पढ़ने के बाद में वहाँ उसके अंदर जो टॉपिक दिया है उसके क्वेश्चन कर लेना। आपका क्वेश्चन आने वाली सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम के अंदर गलत नहीं होगा और टेस्ट सीरीज के अंदर भी आपका गलत नहीं होगा। तो यहाँ से आप एक दिन के अंदर 4 घंटे आपने 3.5 से लेकर 4 घंटे आपने क्या पढ़ ली, केमिस्ट्री पढ़ ली। उसके बाद में जो भी आपको थोड़ी बहुत रेस्ट करनी है उसके बाद आप क्या शुरू कर देना, बायोलॉजी शुरू कर देना। और जो आपको टेस्ट सीरीज़ के अंदर शेड्यूल दिया है, एक टेस्ट के अंदर, पहले टेस्ट के अंदर जैसे आपको मैंने जो शेड्यूल दिया है उसके अकॉर्डिंग आप करके उसका टारगेट लगभग 4 घंटे या 3.5 घंटे इसको भी पढ़ लेना। मतलब पूरे दिन के अंदर आपके 8 घंटे निकल गए हैं और आपने पढ़ा किसको है, केवल बायोलॉजी और केमिस्ट्री को। मतलब यहाँ से आपको 7 से 8 घंटे पढ़ना है बायोलॉजी और केमिस्ट्री को। अगर आप फिजिक्स पढ़ने हो तो इसको थोड़ा कम कर देना, क्योंकि फिर 8 घंटे 9 घंटे के अंदर बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री 3-3 घंटे आप निश्चित कर देना कि 3-3 घंटे आपको पढ़ना है। जो फिजिक्स पढ़ रहा है वो, जो फिजिक्स छोड़ रहा है वो 6 से 7-8 घंटे किसको पढ़नी है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री को आपको टाइम देना है। फिर इसके साथ में मैं टीचिंग मेथड भी ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि टीचिंग मेथड अपन लेके चलेंगे। एक यूनिट आपको दी है टीचिंग मेथड की, ठीक है। फिर पहले मैं बात कर लेता हूँ जीके की। फिर आपको क्या करना है, फिर आप जब भी दिन में खाना खाने के बाद में, जैसे मैं उठता था तो मैं 4 बजे, मतलब सोने के बाद में, खाना खाने के बाद में चाय पी के 3:30 बजे मैं वापस उठ जाता था। वहाँ मैं जीके लेकर बैठा था। अब जीके लेके बैठा था तो मैं यूँ नहीं है कि एक इंडिया की पॉलिटी का पकड़ लिया, दूसरा ज्योग्राफी का पकड़ लिया, वैसे नहीं पढ़ता था। मेरा टारगेट था कि मैं 2 सब्जेक्ट दिल्ली के जीके के पढ़ूँ। अब दिल्ली के जीके का मतलब एक हिस्ट्री का पढ़ लिया, दूसरा कल्चर का पढ़ लिया। हिस्ट्री और कल्चर दोनों के क्या कर लिए, टॉपिक पूरे कर लिए। जैसे आपको पहले टेस्ट के अंदर क्या दिया गया है, राजस्थान की सभ्यताएं दी गई है, और कल्चर से मेरे हिसाब से दिया गया है राजस्थान के देवी देवता, जो भी आपके पास वो टॉपिक कला संस्कृति के अंदर, कल्चर के अंदर दिया गया है, उन दोनों को आपके पास जो मैटर है वहाँ से पढ़ने के बाद में क्या करना है, दिशा 2020 वाली बुक है तो वहाँ से कर लो। प्रैक्टिस आपको करनी है, उसकी प्रैक्टिस कर देना। मतलब एक दिन के अंदर आपके जो 2 टॉपिक है, मेरे हिसाब से वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन के अंदर टॉपिक पढ़ के और उसके क्वेश्चन कर लोगे, इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। फिर जैसे ही पीछे क्या बचा, टीचिंग मेथड बची है, तो टीचिंग मेथड रात में ये कोशिश करना कि उस टीचिंग मेथड का जो एक पार्ट दिया है, जो एक यूनिट दिया है ना, उसका एक छोटा सा पार्ट उसमें टुकड़ा निकालना कि मुझे यहाँ से पिछली बार क्वेश्चन मिला था और यहाँ इसको मैं पढ़ के जाना है। तो मैंने एक PDF पहले डाल रखी है, उस यूनिट का जो छोटा सा पार्ट होगा, जैसे 3-4 पार्ट में डिवाइड होते हैं, जो एक टॉपिक वहाँ से उठा लेना और उसको थोड़ा सा पढ़ लेना, याद कर लेना। फिर आप नाइट में सो जाना। आपका एक दिन का शेड्यूल ये फिक्स है कि आपने क्या पढ़ ली, बायोलॉजी पढ़ ली, केमिस्ट्री पढ़ ली, टीचिंग मेथड पढ़ ली और जीके पढ़ ली। जिसको जो फिजिक्स पढ़ रहा है तो वो साथ में फिजिक्स भी पढ़ लेना। मतलब एक दिन का आपका टारगेट हुआ कि आपने 2 टॉपिक यहाँ कर दिए, एक टॉपिक आपने यहाँ कर दिया और एक टॉपिक यहाँ कर दिया और एक टॉपिक यहाँ कर दिया और एक टॉपिक टीचिंग मेथड का कर दिया। मतलब एक दिन के अंदर आप क्या कर रहे हो, 5 से 6 टॉपिक आप पूरे कर रहे हो। फिर दूसरा दिन जैसे ही होता है तो सुबह उठ के क्या पढ़ लो, केमिस्ट्री पढ़ लो। केमिस्ट्री का एक टॉपिक जैसे आपने हाइड्रोकार्बन पकड़ा था या GOC पकड़ा था, एक दिन में पूरा नहीं हुआ तो दूसरा दिन आके उसको पूरा कर लो। फिर अपनी वाली बुक से क्या कर लो, प्रैक्टिस कर लो। फिर दूसरे दिन क्या करना है, केमिस्ट्री होने के बाद बायोलॉजी पढ़ लो, बायोलॉजी की सेल बायो को पूरा पढ़ लो, सेल बायो के क्वेश्चन क्या कर लो, अपनी बुक से क्वेश्चन कर लो। बस ये क्लियर हो गया। फिर यहाँ भी आपको क्या करना है, यहाँ हिस्ट्री कल्चर कल पूरे हो गए थे, आज वापस किसको पकड़ना, पॉलिटी को पढ़ना है। तो इंडिया की पॉलिटी को पकड़ लो, राजस्थान की पॉलिटी को पूरा कर दो। जैसे भी करके आपको चलना है तो वो टेस्ट के शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप चलोगे। तो मैंने जिस तरह से टेस्ट का शेड्यूल बनाया है उस तरह से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एग्ज़ाम कब है आपका, लगभग 28 या 29 दिसंबर को एग्ज़ाम है संस्कृत एजुकेशन का, और 28 या 29 दिसंबर के एग्ज़ाम तक
आपका सिलेबस जो टेस्ट सीरीज़ के अकॉर्डिंग लेके चलेगा, उसका सिलेबस मैं 5 से 6 बार रिवाइज करवाऊँगा और लगभग 10 दिसंबर के आसपास आपका एक और फ्री में मेगा टेस्ट लेने की कोशिश करेंगे। कोशिश कर सकता हूँ आपके लिए, जितनी मेरे से कोशिश होगी वो मैं कोशिश करने की कोशिश करूँगा, ये बोल सकता हूँ। बाकी मेहनत में हमेशा आपके लिए करूँगा। विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप अंत तक इजी सिलेक्शन या आपके भाई से आप जुड़े रहें तो एक विश्वास दिलाता हूँ आने वाले टाइम के अंदर बहुत अच्छा कर लेंगे। एक आपको किताब दे दी है ऑब्जेक्टिव वाली, टीचिंग मेथड की किताब भी आने वाली है और आपके टेस्ट सीरीज़ जो शुरू की है उसका बहुत ही शानदार शेड्यूल है, सब्जेक्ट के अंदर है और उसके साथ अपने प्रेम जी ने भी साथ दे दिया है, तो जीके वाला भी बहुत अच्छा रहने वाला है। तो आप अगर ये टेस्ट सीरीज़ के शेड्यूल को लेकर चलते हो तो ये आपको यही करना है, केमिस्ट्री पढ़ो, बायोलॉजी पढ़ो, टीचिंग मेथड पढ़ो, जीके पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, इन सब के क्वेश्चन कर लो, फिर टेस्ट दे दो। फिर आपके वहाँ कमी रहेगी, फिर उसको क्या करना, जब चौथा रिवीजन टेस्ट होगा फिर यहाँ जो पढ़ने में कमी आ रही है, पहला टेस्ट, सेकंड टेस्ट और थर्ड टेस्ट के अंदर जो आपकी कमी आ रही है उसको चौथे टेस्ट के अंदर जो कमी रही है उसको पूरा करके चौथा टेस्ट देना। आपके 4 टेस्ट, 1 महीने के अंदर 4 टेस्ट होंगे। उन 4 टेस्ट के अंदर आप लगभग कितने 8 राजस्थान 8 तो इस मतलब लगभग आप 50-60 टॉपिक आप क्या कर दोगे, पूरे सिलेबस के 50-60 टॉपिक सब्जेक्ट और जीके दोनों के आप कवर कर दोगे। तो ये होता है एक अच्छी रणनीति से जो टेस्ट सीरीज़ का शेड्यूल बनाया गया है। जिनका सिलेबस एक जगह है वो टेस्ट सीरीज ज़रूर खरीदे, उनको बहुत अच्छा बेनिफिट होने वाला है। फिर दूसरे भी विद्यार्थी जो मेरे जैसे हो कि नहीं हम खुद करेंगे और टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करेंगे, वो नहीं करें तो वही है उनके लिए शेड्यूल। तो मेरे अकॉर्डिंग जैसे मैंने बताया है वो तो आपको करना ही है। केमिस्ट्री पढ़ लो, बायोलॉजी पढ़ लो, जीके पढ़ लो, टीचिंग मेथड पढ़ लो और फिजिक्स पढ़ लो। ये जो आपको पढ़ना है वो उसके साथ पढ़ के क्या करना है, आपको अपनी जो बुक है ऑब्जेक्टिव वाली है वहाँ से आप कर सकते हो, और भी आपको कहीं से प्रैक्टिस करनी है तो आप प्रैक्टिस कर लो। मतलब टॉपिक पढ़ के जस्ट आप क्वेश्चन कर लो, आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। टेस्ट सीरीज का मतलब है कि आप उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग चल सको। रेगुलरली अगर फॉलो करोगे तो टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छा कर जाओगे, लेकिन टेस्ट सीरीज में जो आपको शेड्यूल दिया है और उसके अकॉर्डिंग आप नहीं चल पाते हो तो जो आपका टॉपिक एक टेस्ट के अंदर पीछे रह गया है वो हमेशा के लिए पीछे रह जाएगा। इसका मतलब है कि आपके पास वो सारा मैटर होना चाहिए, और अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो तो जो आपको टारगेट दिया है उस टारगेट को पूरा करके चलना। विश्वास दिलाता हूँ बहुत अच्छा कर जाओगे आप। फिर अब इतना करने के बाद में जो आपका नोट्स है, जो RBSC है, वो NCERT बुक्स है और उसके साथ अपनी प्रैक्टिस बुक्स और जो PYQ है वो आपके सारे, इतना मैटर अगर आपके पास है, अब ये नोट्स आपके होंगे तो वो अच्छे होंगे। उसके साथ में जो भी आपको RBSC NCERT किताबों से आपको पॉइंट्स ऐड करने हैं वो आपको ऐड करने हैं। PYQ बुक है और टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन है बहुत सारा। इतना पढ़ने के बाद में आपके पास केवल और केवल सिलेक्शन बचेगा, इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं बचेगा। तो जितना हो सके उतनी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरी टेस्ट सीरीज़ खरीदिए, कोई ज़रूरी नहीं है। आप अपने हिसाब से एक अच्छे शेड्यूल को फॉलो करके चल सकते हो, आप अपनी मर्ज़ी से। मैंने बता दिया दोनों स्टूडेंट के लिए कि जो टेस्ट सीरीज जिन्होंने ज्वाइन की है, बहुत सारे विद्यार्थियों ने की है, तो उनके लिए मैं बहुत अच्छी मेहनत करूंगा। विश्वास दिलाता हूं 9 तारीख को डेमो टेस्ट है, देख लेना पेपर का लेवल किस प्रकार से रहने वाला है। और आगे वाले जो भी पेपर हैं कि मैं फॉर्मेलिटी करने वाला नहीं हूं कि एक बार फॉर्मेलिटी कर दी और अपने काम हो गया, नहीं करूंगा फॉर्मेलिटी। विश्वास दिलाता हूं लास्ट तक अच्छे करेंगे और जनरल एजुकेशन के लिए तो इससे भी बहुत बेटर करने की कोशिश करेंगे। फिर बात करता हूं किसके लिए, जिनका अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। अब जिनका अभी कंप्लीट सिलेबस नहीं हुआ है तो आपका सिलेबस है वो कंप्लीट कब होगा। सबसे पहले तो आप वो सोचो कि आपका सिलेबस कंप्लीट कब होगा। अब कोई बोल रहा है कि मेरा सिलेबस सितंबर में कंप्लीट होगा, कोई बोल रहा है मेरा सिलेबस अक्टूबर में कंप्लीट होगा, कोई बोल रहा है 4 से 5 महीने लगेंगे। तो भाई साहब आपका सिलेबस ही 4 से 5 महीने में तैयार हो कंप्लीट होगा तो आप संस्कृत एजुकेशन में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे, ओनली पेपर ही दे पाओगे, ये गारंटी है। अब जब आपका सिलेबस अगर 1-2 महीने के अंदर पूरा हो रहा है, पीछे 5 महीने बचते हैं, पीछे 5 वाले महीने में आप बहुत अच्छे से रिवाइज करके चल सकते हो। अगर आप कोचिंग के साथ में टेस्ट सीरीज लेके चलना चाहते हो, मैं तो ये बोलता हूँ कि सबसे पहले आप अपना मैटर तैयार कीजिए, एक जगह करिए और फिर पढ़िए। अगर कोचिंग के साथ में हैंडल करना चाहते हो, जैसे कोई बायोलॉजी का स्टूडेंट है और फिजिक्स की वहाँ कोचिंग लग रही है, तो वहाँ उसको वहाँ जाने से बेटर है कि अभी फिजिक्स
नहीं हो रही है, वैसे भी आप वहाँ जाके कुछ नहीं करोगे। मुझे पता है केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायो वाले कुछ नहीं, बहुत कम स्टूडेंट होते हैं। कोई इंटेलिजेंट होता है जो वहाँ जाके फिजिक्स पढ़ के जाता है और वहाँ क्वेश्चन करके आता है। बाकी 4-5 क्वेश्चन भी आपके होते हैं तो सबसे बढ़िया है। नहीं आता तो बायो, केमिस्ट्री और टीचिंग मेथड में जी जान मेहनत कर लो, बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है वही बता रखा है कि आपको क्या करना है। जो ये अगर ये जिनका सिलेबस पूरा नहीं है तो सबसे पहले अपना क्या करें, बाद में ये करता हूँ कि मैटर एक जगह करें, सभी अपना मैटर एक जगह कर दो। और फिर क्या करना है, आपको टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है। अगर ज्वाइन करते हो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो तो आपकी ठीक है, नहीं तो आप अपने हिसाब से शेड्यूल बना के चल सकते हो। शेड्यूल मैंने बता दिया है, वो वाला शेड्यूल बहुत अच्छा शेड्यूल है जिसमें आपकी सब्जेक्ट भी हो रही है, जीके भी हो रहा है, टीचिंग मेथड भी हो रही है, सब कुछ एक साथ चल रहा है, तो वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। फिर जिनका मैटर एक जगह नहीं है तो वो मैटर एक जगह करें। अब ये जिनका मैटर आधा एक जगह है और आधा नहीं, आधा लिखना बाकी है, तो जैसे कोई कलाम से कोचिंग कर रहा है तो उसके लिए बेटर यही रहेगा कि वो क्या कर दे, जो प्रिंट आउट का ऑप्शन है वहाँ से PDF डाउनलोड करके जल्दी से क्लास देखता रहे। जो टेस्ट सीरीज का शेड्यूल दिया उसको फॉलो करके उसमें से एक टेस्ट सीरीज लेके चल सकता है। जैसे जीके की पढ़ रहा है तो जीके को पढ़ो, जैसे कोई सब्जेक्ट का लिख के चल रहा है ना तो वो सब्जेक्ट का नोट्स बना के कर रहा है तो उसको जीके साथ में रखो, तो वो जीके की टेस्ट सीरीज जरूर लें। ऑफलाइन लो चाहे ऑनलाइन लो, जहाँ भी आपको मिलती है वहाँ आप टॉपिक पढ़ के प्रैक्टिस करके टेस्ट दोगे तो आपका अच्छा हो जाएगा। जब तक आपका सब्जेक्ट का कोर्स पूरा हो जाएगा तब तक आपका क्या हो जाएगा, जीके का कोर्स भी एक बार क्या हो जाएगा, आपको रिवाइज भी कर रहे हो और एक बार प्रैक्टिस के साथ अच्छे हो जाएगा। फिर जीके के जैसे ही नोट्स तैयार होते हैं फिर अपने वाला जो शेड्यूल है उसको आप फॉलो करके चलना। कोई ज़रूरी नहीं है टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करो, आप उस टेस्ट सीरीज शेड्यूल डाला होगा उसके अकॉर्डिंग अपनी मर्जी से चल के भी कर सकते हो। बाकी टेस्ट सीरीज करोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, आपके लिए प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, आपके लिए सब कुछ हो जाएगा। अब टेस्ट सीरीज के लिए जो बताया है शेड्यूल आपको सब कुछ बता दिया गया है, टेस्ट सीरीज का बता दिया गया है और पढ़ने का तरीका भी वो बता दिया गया है। एक बात है, कभी खुद के ऊपर हमेशा विश्वास रखना। आपके ऊपर खुद का विश्वास होगा कि मैं जो कर सकता हूँ मेरे से बेटर कोई नहीं कर सकता है, तो आप सबसे बढ़िया कर जाओगे। अब वो रोते रोते हुए पढ़ाई करोगे, इधर सोओगे उधर सो के पढ़ाई करोगे तो होना कुछ है नहीं। अपने एक जो फिक्स टारगेट है उसको लेके चलते रहिए। मैं मेरा बता दूं, अब लास्ट में मेरा बता रहा हूं कि मेरा सिलेक्शन कितना ईजी हुआ है। मैंने क्या किया था, फिजिक्स मेरे बिल्कुल स्किप थी, एक क्वेश्चन भी अटेंड नहीं किया था। एक क्वेश्चन गलती से अटेंड हो गया था और वो भी क्या हो गया था, बिल्कुल सही हो गया था। गलती से अटेंड हुआ फिर भी सही हुआ था। वो एक निम्न में से कौन सा लेफ्टॉन का कौन सा था, कोई पता नहीं कौन सा क्वेश्चन था फिजिक्स का, तो वो मेरे इस मतलब ऐसे ही अटेंड हो गया था और वो गोला ऐसे ही भर गया था और वो सही हो गया था मेरे हिसाब से। फिर फिजिक्स मैंने स्किप की थी। फिर मेरी केमिस्ट्री अच्छी थी, मेरी सब्जेक्ट थी केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में मेरे लगभग 34 है या 35 क्वेश्चन मेरे राइट है। फिर बायो है, अब बायो के अंदर इतनी मेरी अच्छी नहीं थी, लेकिन मैंने कोशिश की कि बायो को मैं रट सकूँ, वैसे भी करके कैसे भी करके मैंने अच्छा किया था। यहाँ पर मैंने बहुत सारे टॉपिक को मैं स्किप करके, जैसे मैंने मेरे नोट्स शेयर कर रखे, उसमें बहुत सारे टॉपिक नहीं है बायो के, हालांकि उसमें केमिस्ट्री के भी नहीं है, लेकिन केमिस्ट्री में वहाँ से उसमें भी अच्छी एक स्ट्रेटजी लगा के वहाँ पढ़ने गया था, तो मेरी केमिस्ट्री भी वहाँ क्या हो गई थी, अच्छी हो गई थी। लेकिन बायो में मैंने कुछ टॉपिक जैसे एनिमल टैक्सोनॉमी है उतना मैंने उसको महत्व नहीं दिया था, और भी कुछ बहुत सारे टॉपिक है तो उतना नहीं दिया था। यहाँ केमिस्ट्री बायो भी मेरे लगभग 24-25 क्वेश्चन, 24 है या 25 है, उससे भी कम हो सकते हैं, जितने भी है मैंने गिने नहीं है, लेकिन मेरे टोटल सब्जेक्ट के अंदर 127 नंबर है। अब 127 किस में है, बायो और केमिस्ट्री दोनों में है। टीचिंग मेथड ने भी लास्ट में जाके मुझे धोखा दे दिया था, लेकिन फाइनल ये हुआ कि मेरा सिलेक्शन सेकंड ग्रेड साइंस में हो गया था और आज बहुत घर के पास में पोस्टिंग है, बहुत अच्छे से चल रहा है और आपके सहयोग में लगे हुए हैं और मेहनत कर रहे हैं आपके साथ मिलकर, तो बहुत अच्छा करेंगे, रेगुलर करेंगे। और अब देखो यहाँ फिजिक्स छोड़ के गया, मतलब 40 क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ के गया था। यहाँ से भी लगभग मैं 15 क्वेश्चन का मैटर बिल्कुल मैं छोड़ के गया था। अब 15 का मतलब 50 में से 15 गया 35 में से मैं 23 करके आया, तो मेरे बिल्कुल सही बैठा है। 70 क्वेश्चन का टारगेट था, उसी के आसपास जाके बैठा है, तो ठीक है, सिलेक्शन हो गया। अब आपकी हेल्प करने में हमेशा तैयार रहेंगे। लास्ट तक आप अगर जुड़े रहते हो, जो शेड्यूल बता रहे हैं, जो मैटर आपको बता रहे हैं, उसको अगर आप फॉलो करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो जो भी था मैंने मेरी तरफ से बता दिया है। बाकी आपको अगर मेरे से कोई भी हेल्प चाहिए, मैंने बता रखा है, मैंने मेरे नंबर भी दे रखे हैं,
टेलीग्राम पे भी आईडी बता रखी है कि वहाँ मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो। जो भी मेरे से हेल्प चाहिए आपको, कि मटर चाहिए, वो जगह मैं मेरी तरफ से हमेशा जब भी फ्री रहूँगा आपके लिए हमेशा प्रयास ये करूँगा कि आपकी हेल्प करें। आपकी तैयारी के दौरान जो भी आपको कमियां लगती है या आप डिमोटिव होते हो या आपको डाउट है, मैं उन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।